अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट हमजा शफ़क़त एएस रिव्यू से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम डीएचए के एक और मशहूर शोरूम स्पीड वर्ल्ड में मौजूद हैं और उनके ओनर दानिश इलियास से हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उनके शौक़ क्या हैं और उनका ये शोरूम खोलने के लिए शौक़ कैसे डेवलप हुआ। तो चलिए शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल चाल है? ठाक, आप बताएं। अल्लाह करम। तो स्पीड वर्ल्ड के आप ओनर हैं, तो हम आपसे कुछ इसी के बारे में पूछना चाहते थे कि आपका ये शौक़ बाइक्स का कैसे डेवलप हुआ, कब डेवलप हुआ और आपने फिर उसको शौक़ को रियलिटी में कब कन्वर्ट किया? असल में शौक़ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 80% बच्चों को बचपन से ही होता है। मेरा भी बचपन से ही था कि यार बाइक होना चाहिए। जब रोड्स पे देखते थे, अब तो बहुत ज़्यादा बाइक्स होते हैं, उस वक्त तो बहुत कम होते थे। तो बस उस वक्त से शौक़ पड़ा और वो आहिस्ता 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 डेवलप होता होता इधर तक पहुंच गया कि हमने फिर बाइक परचेज कर ली। तो अब मैं खुद भी अगर कहीं जाऊं बाइक लेने के लिए, तो मुझे तो घर वाले पहले जो है ना घर वालों से सही डांट सुननी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है ना कहीं जाकर डिसीजन होता है। तो आपके भी घर वालों का क्या था रद्द अमल इस पे? यार असल में घर वालों का ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एक भाई का भी शौक़ है जो मुझसे बड़े हैं, उनका भी शौक़ था। तो बस उन्होंने ही डांटें खाई हैं, मैंने तो नहीं खाई। फिर उनको देखते देखते उनका ख़त्म हो गया, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो अब बस फिर चल रहा। तो ये आपने शोरूम कब स्टार्ट किया और किस तरह, आप पहले इधर ही थे या फिर कहीं और थे, और किस तरह बाइक से आपको जो है ना आप इधर आए? यार ये एक्चुअली मेरे ख्याल से 2017 में स्टार्ट किया था शोरूम। मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया। और जो ये सेलिंग परचेजिंग का सीन था, ये मैं पहले एएमडी पे मैं होता था। तो बैक एंड पे मैं था, फ्रंट पे अहमद होता था। तो एएमडी उधर से स्टार्ट किया मैंने ना। तो उसके बाद जब वो क्लोज़ हो गया, तो फिर मैंने कहा यार ये अब सीन ऑफ नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने अपना शोरूम बना लिया। अच्छा, तो आपका वैसे लोगों की सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है उनके फर्स्ट बाइक के साथ। तो आपकी कौन सी फर्स्ट बाइक थी और आप कब आपने उसको ओन किया और क्या उसका मतलब, आप स्पेसिफिकेशंस वगैरह अगर बताना चाहें? यार फर्स्ट बाइक मैंने ऑन किया 2011 में। वो CBR 600 था, 2008 मॉडल। तो वो मुझे समझ लें कि जैसे सारे बाइकर्स को चूना लग गया था, मुझे भी एक किस्म का चूना लग गया। मुझे बता के दिया गया जी ओरिजिनल फेयरिंग है और ये है, बड़े शशके हैं इसके अंदर। और जब मैंने ले लिया और मैंने देखा, तो थोड़े अरसे बाद मेरा वो शौक़, यानी कि वो उस बाइक से दिल उठना शुरू हो गया। जब लोग मुझे बातें करते थे चाइनीज़ फेयरिंग है, उसमें इश्यूज़ भी आते थे, कभी बैटरी उड़ जाता था, कभी रेक्टिफायर उड़ जाता था। तो ये पाकिस्तान में एक बड़ा बैड सीन है कि जो न्यू बिगनर है उसको गाइड नहीं सही किया जाता, जो कि मेरे साथ हुआ था। आजकल जैसे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की वजह से इंपोर्ट बंद हुई है और प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो काफ़ी लोग जो है ना उस तरह फर्स्ट हैंड की बजाय सेकंड हैंड पे आ गए हैं प्राइसेस की वजह से, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है। तो आपका इसके बारे में क्या रिव्यू है, एक तो पहले प्राइस के बारे में और ऊपर से फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड के बारे में? यार देखें, डॉलर ऊपर गया है, लेकिन पाकिस्तान की इस तरह की सिचुएशन नहीं है लोगों की कि वो इस काम के लिए, यानी कि ये काम नहीं, ये शौक़ है। पहले वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी करते हैं, फिर वो बाइक की तरफ आते हैं। लेकिन अभी डॉलर ऊपर जाने की वजह से एसएच मार्केट पे जो इम्पैक्ट आना चाहिए था, यानी कि जो आज हमें चीज़ 10 रुपये की पड़ रही, कल 10 रुपये की पड़ रही थी, आज वो 15-18 रुपये की पड़ रही है। लेकिन उस लिहाज से बाइक की हम प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो फ्रेश बाइक्स हैं वो हमारे पास पहले से खरीदी हुई हैं और वही सेल नहीं हो रही हैं अपने पुराने रेट्स पे। तो नए रेट पे हम कैसे वो सेल कर सकते हैं? हम तो उसके ऊपर इंक्रीमेंट डाल ही नहीं रहे हैं अभी तक। लेकिन अभी मार्केट बड़ी स्लो है, क्योंकि सीज़न भी ऑफ चल रहा है। तो ये अच्छा, तो आपके पास इस वक्त शोरूम में कितनी बाइक्स इस वक्त हैं और कौन सी इनमें से आपकी सबसे फेवरेट कौन सी बाइक है? यार शोरूम पे अभी मैंने माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैंने यानी कि एक आधे महीने में कोई 7-8 यूनिट सेल लिए। मेरे ख्याल से नीचे कोई 10 यूनिट खरीदे में। और मेरा अगर आप फेवरेट बाइक पूछेंगे, तो मेरा फेवरेट बाइक ऑब्वियसली S1000RR। सबसे अच्छा, मैं उसके ऊपर बैठ के मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है और मैं बड़ा ईजी फील करता हूँ अपने आप। उस बाइक के बारे में कोई स्पेसिफिकेशंस अगर आप बताना चाहें? यार ऑब्वियसली सबसे ऊपर उसकी ब्रेकिंग सिस्टम है। उस जैसा ब्रेकिंग सिस्टम अभी तक कोई नहीं बना सका, जितने बाइक मैंने चलाए हैं। S1000RR का ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है कि इस एज में एक बंदे के पास बाइक
होना चाहिए, क्योंकि शौक तो आजकल ऑलमोस्ट सबके ही डेवलप हो रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स होगी, स्पोर्ट्स कार होगी, तो एक एज कौन सी होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल भी हो? कौन सी आपको एज लगती है कि यार एज मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक नंबर है। आपने देखा होगा जिस तरह लाहौर में एक लड़का था रज़ा, वो बहुत अच्छा व्हील करता था, बहुत अच्छी बाइक चलाता था। अब कराची में है शाजेब मोटर वाला। यार आप उसको बाइक चलाते हुए देखे, वो इतना छोटा लड़का और इस एज में जो गेम करता है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे नज़र बद से बचाए। एज मेरे ख्याल से कोई इतना इफेक्ट नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट 15 प्लस होनी चाहिए मेरे नज़दीक, कम से कम 15 प्लस होने चाहिए। तो आप लाइसेंस वगैरह का उसमें कोई इशू आपको नहीं लगता कि लाइसेंस होना चाहिए पहले फिर उसके बाद? ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने मुझसे एज पूछी तो मैंने आपको वो बताया कि एज इज़ जैसा नंबर, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी, चाहे आप गाड़ी लें या बाइक लें, आप चलाएं, आपके पास लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। प्लस इक्विपमेंट वगैरह आपको पहन के पूरी सिक्योरिटी के साथ आप लोग चलाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी एक लाइफ पे होती है। उसके बारे में कोई मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहें तो? ऑब्वियसली जब भी आप बाइक चलाएं, आप सबसे पहले एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ है हेलमेट, और वो मैं कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा हेलमेट यूज़ किया करें। तो हेलमेट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये आपका स्कल प्रोटेक्ट करता है, और अच्छे से अच्छा हेलमेट यूज़ करना चाहिए। मैं लोगों को जब भी ये कहता हूँ कि आप इतना एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल रखते हैं, आपका हेलमेट बहुत अच्छा होना चाहिए। हेलमेट आपको बचाता है, और अल्लाह ना करे कभी कोई गिरे, लेकिन आप जिस तरह के इंसिडेंट देख रहे हैं आजकल, तो अल्लाह ताला ने कम किए हैं, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए, हमारे बड़े दोस्त हमसे जुदा हुए हैं। तो यार ये हेलमेट और सेफ्टी गियर्स बहुत ज़रूरी हैं। ये आप जब बाइक चलाएँ तो मेरा ये है कि एडवाइस है कि यार आप ये यूज़ लाजमी करें। अच्छा, तो अब शोरूम पे अगर हम आए तो शोरूम में एक तो आप बाइक सेल करते हैं, उसके साथ साथ आपका मेंटेनेंस का भी यहाँ पे है, या फिर उसके आपको और कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं? ऑब्वियसली हम मेंटेनेंस कर रहे हैं बाइक्स की, हम सर्विसेज कर रहे हैं, बाइक सारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। तो आपको ऑलमोस्ट बाइक का किस टाइम के बाद उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, और किस टाइम तक उसको जो है ना आप मेंटेन करना लाजमी है, और वाई क्यों लाजमी है मेंटेन करना? ये बाइक का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह हमारे मुल्क में डस्ट है, तो ऑब्वियसली जब आपको लगे कि मोटरसाइकिल ज़रा आपको तंग करने लगे, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसको ट्यून करवाएं, उसको अंदर से सारा क्लीन अप करवाएं। और ऑयल की बात है तो ऑयल यार आपने एक रखना होता है 1000, 1500, 2000, ये हर एक ऑयल की लिमिट होती है। कोई 1000 चलता है, कोई 1500 चलता है, कोई 2000 चलता है। जितना अच्छा आप ऑयल डालेंगे वो उतना टाइम ज़्यादा निकालेगा, और उतना ही बाइक के लिए अच्छा है। ऑयल फ़िल्टर आजकल लोग ज़्यादातर चाइनीज़ यूज़ करते हैं, मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता। आप वो देख रहे होंगे उधर, वो सारे मैंने चाइनीज़ ऑयल फ़िल्टर रखे हुए हैं, मैं नहीं सेल करता, क्योंकि यार ये लोगों का नुकसान है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अच्छा ऑयल फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए। चलें, शोरूम के बारे में तो काफ़ी बातें होगी, अब आपके बारे में पूछते हैं। तो आप टूर पे कभी गए हैं बाइक के ऊपर, या फिर आपका कोई प्लान हो इस तरह का कुछ किया आप? यस, लास्ट टाइम हम बाय रोड गए हैं लाहौर से थ्रू आउट नथिया गली हाईवे, तो वो एक बड़ा अच्छा सा सिनेरियो आता है, हर चीज़ एक्सपीरियंस की। इवन जब हम इस्लामाबाद क्रॉस करके मरी से पहले, मोटरवे से पहले, उधर एक शदीद तूफ़ान मिला, हमने पंप पे बाइकिंग खिला रही और हम कांपते कांपते, कभी कोई ट्रक के नीचे घुस रहा था, कभी कोई ट्रक के नीचे घुस रहा था पंप पे। तो गर्मियाँ थी, और लेकिन हम बड़ा ठंड यानी कांप रहे थे। वो बड़ा एक अजीब सा सीन था, यानी कि वो मज़ेदार किस्म का सीन था। फिर हमने रात को उधर होटल लिया और हम उधर सो गए। सुबह उठ के हम नथिया गली गए, उधर भी मौसम बड़ा अच्छा रहा, बादल थे, और ये वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अभी हम प्लान कर रहे हैं, हमारा 11वें मुहर्रम को निकलने का सीन है, हम चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। तो टूर के ऊपर आपको कौन सा लगता है कि कौन सी बाइक, आप एक तो कौन सी बाइक पे गए थे, और आपको लगता कौन सा कि कौन सी बाइक लेके जानी चाहिए? मैं तो NR पे गया था, डायरेक्शन आर पे 2017 पे। अब मैं ऑब्वियसली बीमर पे जाऊंगा। हम सारे बॉयज़ जा रहे हैं, कोई हम 8-10 लड़के हैं, जिनमें से 6 बाइकर्स हैं, 2 हमने अपने साथ रखे हैं कि कोई थक जाता है तो वो बाइक चला ले। होप्स हो हमारे पास 5 बीमर होंगे और 1 या 2 दूसरे मोटरसाइकिल होंगे साथ, या 4 बीमर होंगे। तो इतने लंबे टूर पे लेके जाने के लिए उसकी मेंटेनेंस पहले होना लाजमी, उसके बारे में कुछ अगर आप बताना। जी, हमने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिए। बाइक ट्यून ऑयल शोल चेंज हो गए, टायर चेंज हो गए, तो अब ये बस रायकोट ब्रिज जाके उतरेंगे, उसके बाद उधर से चल के वापस आ जाएंगे। तो आपके शोरूम में इस बाइक की, जैसे आपने बताया कि आप लोग मेंटेनेंस वगैरह भी करते हैं, लेकिन आपके पास स्पेयर पार्ट्स हैं बाइक्स के? ऑब्वियसली होते हैं, हमारे पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं। हमने रखे हुए कुछ चाइनीज़ पार्ट रखे हुए हैं, फेयरिंग्स OEM फेयरिंग रखी होती है, चाइनीज़ फेयरिंग होती हैं, एग्जॉस्ट होते हैं।
तो इनका इंपोर्ट का कोई इशू अगर हो या फिर इंपोर्ट टाइम कब तक इसका अवेलेबिलिटी का होता है? यार ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अगर बाहर अवेलेबिलिटी पे मसला होता है कि अगर उधर अवेलेबल हैं तो ये आ जाते हैं, लेकिन आजकल कस्टमर है बड़ा तंग कर रहे हैं, आप DHL करवा रहे हैं तो वो पकड़ लेते हैं, वो नहीं आने दे रहे, आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ड्यूटी तो हमने ऑब्वियसली पे करनी है, तो कोशिश करते हैं कि यार निकल आए, लेकिन आजकल मसला हो रहा है, वैसे 2-3 वीक्स लगते हैं, आ जाते हैं पार्ट। तो अगर किसी ने अपने मुताबिक बाइक कोई आपसे आपके थ्रू मंगवानी हो, इंपोर्ट करवानी हो, तो उसका एक तो टाइम का क्या होगा, टाइम स्पैम क्या होगा आने का, और उसके अलावा आप करते हैं ये काम? जी ऑब्वियसली मैं इंपोर्ट करता हूँ। टाइम स्पैम होता है यार, 2-3 मंथ्स लगते हैं उधर से चलने के बाद ना, यानी कि 2 मंथ्स में कंटेनर क्लियर हो जाता है, लेकिन उधर पहले कंटेनर फिल करना होता है। लेकिन अगर कोई जिससे ज़्यादा जल्दी होते हैं ना, वो हम भी उसे मंगवा देते हैं कि 2-2.5 महीने के उस पर आ जाती है मोटरसाइकिल। इंपोर्ट का कोई इशू नहीं हो रहा है करंट हुकूमत की वजह से? यार इंपोर्ट पे इशू ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन डॉलर्स ने बस टेंशन दी हुई है। जब ड्यूटीज़ हमने भरनी है तो हमें पता है कि जो 100 रुपये थी, अब मेरे ख्याल से 210 रुपये में भरनी है। तो दानिश, आपका कोई सजेशन होगी नए राइडर्स के लिए कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह? ऑब्वियसली नए राइडर्स को चाहिए कि 600 से या 300 सीसी से स्टार्ट लें, और पहले बाइक की साइकी समझें कि इसको चलाना किस तरह है। आजकल लड़के देखते हैं वो सीधे ही 1000 पे आते हैं और बस गियर डाला और गायब, वो कहते हैं कि बस हम गायब हो जाएंगे, दूसरे को कम्पीट करें। ऑब्वियसली आप किसी सीनियर बंदे को, इवन मैं भी अपने आप पे कहता हूँ, मैं किसी सीनियर को कम्पीट नहीं कर सकता, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसने ज़्यादा मुझसे मोटरसाइकिल चलाया हुआ है। तो आप किसी को देख के वो नहीं कर सकते उसको कि मैं उतने जितना बन जाऊँ कम टाइम पे। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आपको मोटरसाइकिल चला के मोटरसाइकिल की साइकिल समझनी पड़ेगी। और कोई व्यूअर्स के लिए हमारा मैसेज आपका? व्यूअर्स के लिए और बाइकर्स के लिए बस यही है कि ध्यान से चलाएं और सारा कुछ सेफ्टी गियर्स यूज़ करें, और उसके अलावा तो वैसे कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दानिश। आज हम मौजूद थे स्पीड वर्ल्ड में और हमने दानिश इलियास से बात की। उन्होंने अपने बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई और बाइकर्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम पे लेते हैं। मैं आपका होस्ट हमजा शफकत AS रिव्यूज़ के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।